सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.0। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 यानी क्लास 10 के गणित। गणित में पहला चैप्टर यानी अध्याय 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। ये चैप्टर हम लोग का कंटिन्यू है। इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आपको ये इस अध्याय का सभी लेक्चर मिल जाएगा। ये हम लोग का लेक्चर 12 हो गया है। हम यहाँ पर लेक्चर 11 तक इस वीडियो को कंटिन्यू कर दिए हैं, लेक्चर 11 तक। और इसमें हम बता दें कि हम आपको एक्सरसाइज भी करा दिए हैं। क्या कराए हैं? 1.1 का 1.1 प्रश्नावली का हम क्या कराए हैं? 1.1 प्रश्नावली का हम क्या कराए हैं तुमको? एक्सरसाइज। बस 3 क्वेश्चन बाकी है, 3 क्वेश्चन लेफ्ट है। ठीक। अब देखो, आज हम क्या करने वाले हैं ये पहले बताएंगे। ये हम पहले बता दें, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन बताएंगे कि जो आपका आना फिक्स होता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज का हम पहले लक्ष्य देख लेते हैं। आज का हम लोग का लक्ष्य क्या होगा? आज का लक्ष्य, आज का लक्ष्य है, इसमें देखो रिकॉल का तो कोई बात ही नहीं बनता है। बस क्वेश्चन पे अभी प्रश्नावली करा रहे हैं तो हमको मतलब कि कोई रिकॉल का जरूरत नहीं हुआ, यानी प्रश्नावली हम बस क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.1 को खत्म करेंगे। ठीक, प्रश्नावली आज 1.1 को खत्म कर अगर समय बचा तो हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी करा देंगे। अगर इसमें समय नहीं बचा, एग्जाम्पल भी करा देंगे। ठीक, अगर इसमें समय नहीं बचा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर कराएंगे, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगर प्रश्नावली से क्वेश्चन बहुत कम आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो होता है बहुत ज्यादा आता है। ठीक, सो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। आशा करता हूँ कि सभी के पास एनसीईआरटी का बुक होगा। एनसीईआरटी का बुक होगा, आप सभी लोग उससे ही पढ़ेंगे बेटर। उससे आपका ना 80-85% तक मैथ कवर हो जाता है, यानी उससे ही आता है। ठीक, और हम कॉन्सेप्ट बताने के लिए है। ठीक, क्या हम लोग का सवाल बचा था? कौन सा सवाल बचा था? हम लोग का प्रश्नावली 1.1 में। अब देखो, हम लोग का ये बस 5वां सवाल बचा था। क्या कि जांच की करिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के पावर 2 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमको जांच क्या करना है? जांच कीजिए कि n प्राकृतिक संख्या के लिए, क्या n प्राकृतिक संख्या के लिए, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। n प्राकृतिक संख्या भी बता दिए हैं क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे पहले लेक्चर में ही बता दिए हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। ठीक, जांच कीजिए कि n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा। ठीक, अब देखो, हम पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अभी ये हम लोग का आंसर नहीं है, पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 6 के पावर n हमको देखना है कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। ठीक, और n हमको पहले हम लेते हैं 1, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। अगर हम n 1 लेंगे तो 6 के पावर 1 6 आएगा। n का मान अगर हम 2 लेंगे तो यानी 6 के पावर 2 यानी कि 6 6 के 36। अगर हम ऐसे ही n का मान अगर हम 3 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 के 36, 6 का 216। ठीक, हम लोग के पास इतना आ जाएगा। अगर हम n का मान और आगे लेते जाएंगे, ऐसे आता रहेगा। ठीक, ऐसे आता रहेगा, लेकिन वो 0 पे समाप्त कभी होगा नहीं। क्यों? अब देखो, 0 पे समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? 0 पे कौन कौन सी संख्या समाप्त होगी? क्या 2 की पावर अगर हम कोई संख्या लेंगे तो 0 पर समाप्त होगी? क्या 2 के पावर अगर हम 1 से अनंत तक लेंगे तो वो 0 पर समाप्त होगी? क्या हम 3 के पावर अगर हम 1 से अनंत तक लेंगे तो वो 0 पर समाप्त होगी? या फिर अगर क्या हम 4 के पावर 1 से अनंत तक लेंगे तो वो 0 की समाप्त होगी? ये तब तक नहीं होगी अगर हम देखो किसी का अगर हम स्क्वायर कर दे, सभी का अगर हम मान लेते हैं क्या
एक और दो पावर लेते हैं, ठीक। कब आएगा एक और दो पावर में जीरो? कब आएगा देखो, यानी कि अगर हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पर कि अब देखो क्या, दो पे देखो, दो की पावर अगर हम n कर देंगे, यानी यहाँ पर हम दो की पावर एक से एक करेंगे तो हमारे पास दो आएगा। अगर हम पांच अब लेते हैं, ठीक, यहाँ पर तीन भी होगा नहीं, चार भी होगा भी नहीं, पांच देखो अब लेते हैं, पांच के पावर अगर हम n कर देंगे, यानी कि दो के पावर एक, यानी सॉरी पांच के पावर एक, पांच के पावर अगर हम एक कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा। अगर ये जीरो पर समाप्त नहीं हो रहा है, अगर हम कर दे, यानी हमारे पास लास्ट में अगर किसी संख्या पर अगर जीरो है, अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या 40 ले लेते हैं, ठीक, अगर हमको लास्ट में जीरो है, अगर ये संख्या में अगर लास्ट में जीरो है, अगर हम इसके पावर कोई भी संख्या यानी n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, यहाँ पर क्या क्या कहा है, n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए हमको जीरो पे समाप्त होना चाहिए। ये तो देखिए यहाँ पर देखो, एक प्राकृतिक संख्या है जीरो पर नहीं समाप्त हो रहा है, एक प्राकृतिक संख्या जीरो पर नहीं समाप्त हो रहा है। अब देखो हम यहाँ पर एक लिखते हैं, देखो ये 40 से कम 40, ये जीरो पर समाप्त हो गया। क्या आप देखो दो लिखते हैं, ये भी देखो जीरो पे समाप्त होता है, चार चौका 1600, हाँ जीरो पे समाप्त हो गया। यानी अब हमको देखना है क्या कि अंतिम संख्या जीरो होना चाहिए, यानी लास्ट वाला संख्या जो है जीरो होना चाहिए, जीरो होना जरूरी है, ठीक। लास्ट में यानी जीरो होना जरूरी है, यानी 10, 10 का अगर हम एक करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, अगर हम 10 के पावर दो करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, यानी जीरो पर समाप्त होगा। तो अब हम यहाँ पर इस सवाल में क्या कहेंगे, देखो इस सवाल में क्या कहेंगे, इस सवाल में देखो 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 यानी 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए 10 के लिए ना, 10 के लिए 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन ये अगर गुणनखंड होगा, ये अगर गुणनखंड किसी आधार में होगा, यानी ये 6 की जगह अगर 2 और 5 का गुणनखंड होता तो हम कह देते कि ये जीरो पर समाप्त होगा। यानी हम जानते हैं कि 2 व 5 के गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड का स्क्वायर, गुणनखंड का गुणनफल यहाँ पर लिखो, 2 और 5 के गुणनफल, ऐसे सही रहेगा, ठीक। गुणनफल पर दो, देखो यहाँ पर हम जानते क्या है कि जानते हम क्या है कि 2 और 5 के गुणनफलों में, दोनों और 4 के गुणनफलों का अगर हम n के पावर कोई भी संख्या लेंगे, यानी का अगर हम उसके पावर कोई भी संख्या लेंगे, यानी का घातों के घातों में कोई भी संख्या लें, कोई भी प्राकृतिक संख्या लें, कोई भी प्राकृतिक संख्या लें, क्या होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या लें, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अभी बता दिए कैसे शून्य पर समाप्त होगी, ठीक, शून्य पर समाप्त होगी। कैसे शून्य पर समाप्त होगी हम बता दिए, कैसे शून्य पर समाप्त होगी, यानी हम क्या जानते हैं कि 2 और 5 के गुणनफल, यानी कि 10 जो है, देखो यहाँ पर 2 और 5 इसका गुणनफल के घातों पर अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, देखो यहाँ पर अगर हम 10 पे कोई भी प्राकृतिक संख्या ले, एक भी लेंगे तब पर भी ये 10 आ जाएगा, अगर हम 2 लेंगे तब पर भी ये 100 आ जाएगा, अगर हम 3 ले तब पर भी ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1000, यानी ये बढ़ता जाएगा। देखो शून्य पर समाप्त हो रहा है कि नहीं। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः यहाँ 6 के पावर n दिया है, आधार का गुणनखंड हमारे पास क्या है, आधार का गुणनखंड हमारे पास क्या है, आधार का यहाँ पर गुणनखंड अगर हम करेंगे, 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 2 और 3 में टूटेगा कि नहीं, 2 और 3 में टूटेगा, यानी आधार का गुणनखंड क्या है, 2 और 3, 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसलिए ये n प्राकृतिक संख्याओं के लिए घात n प्राकृतिक संख्याओं के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य
पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बता दिए कैसे समाप्त नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्यों बता दिए। देखो कैसे नहीं होगा, यहाँ पर 2 और 3 का गुणनखंड है, यहाँ पर 2 और 5 का, न्यूनतम 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा, जैसे एक 2 और 5 के अलावा हमको और एक दे दिया, 2 और 5 का गुणनखंड कंपलसरी है, ठीक। अब इसके अलावा कुछ और दे दिया, यानी कि फिर एक दे दिया 3, तो ये जो होगा ये भी अगर हम इसके पावर n करेंगे तो ये भी हम लोग का 0 पे समाप्त होगा, ठीक। यानी 2 और 5 का गुणनखंड कंपलसरी है, यानी आवश्यक है, ठीक। यहाँ पर लेकिन देखो, यहाँ पर 2 और 5 का गुणनखंड आवश्यक है, यहाँ पर लेकिन 6 देखो जो है 2 और 3 का गुणनखंड है, ठीक। 2 और 3 का गुणनखंड है, इसलिए प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आई कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, बात समझ में आई। यहाँ पर हमको कंपलसरी क्या चाहिए, 2 और 5 का, इसके अलावा भी आ जाएगा। अगर ये दोनों है, इसमें से एक भी अगर गायब हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अगर इसमें से एक अगर गायब हो जाएगा तो हम लोग का काम गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों को एक बार होना जरूरी है, ये दोनों को एक बार साथ में होना जरूरी है। इनको, इनके अगर हम गुणनफलों के घातों में कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ठीक। कोई भी प्राकृतिक संख्या हम लोग का शून्य पे समाप्त होगी जब ये, इनका गुणनखंड एक बार होना चाहिए, एक बार कंपलसरी है। अगर हम ले लिए यहाँ पर 4, इसमें 4 है, ठीक। यहाँ पर देखो 2 और 2, यहाँ पर 2 है। अगर हम 25 ले लिए, इनका भी कभी नहीं 0 पर समाप्त होगा, इनका भी कभी 0 पे नहीं समाप्त होगा जब तक ये दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। तो यानी 2 और 5 अगर साथ में नहीं मिलेंगे तब तक ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आई। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था, सभी लोग इसको समझ गए होंगे। फिर इसको सभी लोग ऐसे लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर अच्छे से कॉपी चेक करेगा और आपको ऐसे चेक कर कर जितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, 2 नंबर आपको ऐसे दे देगा, ठीक। ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5वां था। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन था हम लोग का, ये आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का आंसर है, ठीक। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट एक बार सभी लोग ले लिए, ठीक। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि, हमको कह रहा है व्याख्या कीजिए कि क्या दिया है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, क्वेश्चन देखो लिख रहे हैं, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और फिर क्या दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक। ऐसे 5 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक। हमको ये चेक करना है, ठीक। यही हम लोग का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, ठीक। इसके बाद एक है लास्ट। देखो हमको क्या क्या संख्या दिया है, हमको दिया है कि 7 × 11 × 13 + 13 और यहाँ पर क्या दिया है 7 × 6 × 5 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो यहाँ पर हमको चेक करना है भाज्य संख्या है कि नहीं। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका गुणनखंड, जिसमें गुणनखंड क्या हो, जिसमें गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, ठीक। गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, ठीक। इसका मतलब 2 का एरो का ऊपर का मतलब कि 2 से अधिक, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो चेक क्या होगा, अगर यहाँ पर ये 13 नहीं जुड़ता, अगर यहाँ पर ये 13 नहीं जुड़ता, अगर यहाँ पर 5 नहीं जुड़ता तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक गुणनखंड 7 क्योंकि गुणा में है, यहाँ पर प्लस हो गया तो हम इसको डायरेक्ट गुणा नहीं बोल सकते। देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 11, यहाँ पर कितना है 13। इसको देखो 2 मेथड से कर सकते हैं हम। कैसे मेथड से, 2 मेथड से कर सकते हैं। देखो ऐसे नहीं करना है जैसे अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। एक ये देखो डायरेक्ट मेथड है, यानी कि एकदम डायरेक्ट है, ठीक। डायरेक्ट एकदम मेथड है, ये आपको एग्जाम में यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम एकदम अच्छे से।
एग्जाम में फॉलो नहीं करना है, यानी एग्जाम में नहीं ऐसा करना है, नहीं करना है। बस अभी बता रहे हैं, ऐसा करोगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक, कैसे देखो हम बता रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, 7 × 11, बस आपका दिमाग खोलने के लिए कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक, ये हमको दे दिया एक संख्या, और एक संख्या हमको क्या दिया है, यहाँ पर दिया 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। ठीक, ये हम लोग को दो संख्याएं दी है। ठीक, दो हमको ये दो संख्याएं दी हुई है। अब देखो यहाँ पर हम क्या, हमको यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है और यहाँ पर भी प्लस का साइन दिख रहा है। दोनों जगह हमको प्लस का साइन दिख रहा है। ठीक, दोनों जगह हमको प्लस का साइन दिख रहा है। अब देखो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी देखो हमको 13 दिख रहा है और यहाँ पर भी 13 दिख रहा है। अगर हम दोनों में से 13 कॉमन ले लें, यानी अगर हम दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 यहाँ पर गुणे 11 बच जाएगा। यहाँ पर ये और दोनों संख्याएं बच जाएंगे। ठीक, 7 × 11 बच जाएगा, प्लस हमारे पास ये जो 13 है यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग कॉमन ले लिए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई। अब हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अब यहाँ पर हम 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमन ले लिए। ठीक, अब देखो अब क्या देखना है हमको, यहाँ पर देखो एक गुणनखंड बन गया 13, एक गुणनखंड बन गया इतना। अब यहाँ पर देखो एक गुणनखंड बन गया 5 और एक गुणनखंड बन गया इतना। ठीक, हमको दो गुणनखंड पता चल गया, यानी हम बोल देंगे यहाँ पर दो गुणनखंड दोनों में है, यानी कि दो गुणनखंड दोनों में है, तो हम बोल देंगे डायरेक्ट क्या है, ये हम लोग का भाज्य संख्या है। ये जो था एकदम डायरेक्ट मेथड, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि हमको पता है देखो दो गुणनखंड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दो गुणनखंड है। ठीक, और अधिक बन सकता है। ठीक, लेकिन अभी देखो और अधिक बनाएंगे, कैसे बनेगा। यहाँ पर ये था हम लोग का डायरेक्ट मेथड, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। हम यहाँ पर पहले ही लिख दिए हैं कि एग्जाम में नहीं करना है। अगर ऑप्शन में आ गया लग बाई चांस तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी, इसमें गुणा में है तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक, इसमें भी देखो गुणा में 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये जो संख्या 13 को हटा देंगे तो हमारे पास ये बच गया, 13 कॉमन ले लिए। ठीक, और इसमें क्या बच जाएगा, 5 कॉमन ले लिए तो इतनी संख्या बच गया, बस 5 को छोड़कर, और इसमें हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये हम लोग का भाज्य संख्या हो गया। अब देखो एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में हम लोग को कैसे करना है, अब इसको देखो एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में हमको कैसे करना है, एग्जाम में हमको ऐसे करना है, कैसे, यहाँ पर लिखोगे 7 × 11 × 13 + 13। अब हम ये संख्या लिखेंगे किसके बराबर होगी। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 × 7 = 77 × 13 + 13। अब देखो 13 × 7 = 91, 1, फिर यहाँ पर 13 × 7 = 91, 91 के बाद 9 हासिल लगा, कितना हो गया, 99, सॉरी 100। हमारे पास कितना हो गया, 91 9 100। ठीक, अब प्लस 13, अब हम इसको करेंगे तो हमारे पास 1 0 1 4, 1014 आ गया। ठीक, अब हम ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसको सॉल्व करेंगे, यानी क्या क्या दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 +5। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग गुणा करते हैं। देखो बताए हमको आप हम देखो हम आपको कल क्या नियम बताए थे कि ये जो अगर हमको 5 दिख जाए या फिर 2 का कहीं भी गुणनफल दिख जाए। अब देखो 2 का हमको गुणनफल यहाँ पर 1 4 दिख गया, यहाँ पर 2, पहले हम 2 2 का कर लेते हैं। 4 दूनी की 8 पंजे 40। ठीक, 8 पंजे 40, ये हो गया 40, और ये कितना हो गया, 7 छंग 42 × 40 × 3। ठीक, +5। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 × 12, यानी कि अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे तो हमारे पास 1 0 ऐसे लग जाएगा और ये 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का 42 में गुणा हो जाएगा तो 4 दूना के 8, 4 चौक के 16। ठीक, 1680 हो जाएगा। अब हमको बचता है 3 + 5। अब देखो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 0 0, 8 3 के 24 के 4 हासिल लगा 2। अब बचा हमारे पास 6 18 2 20, फिर बचा 2, फिर हमारे पास 3 3 1 3, फिर 5, फिर यहाँ पर बचा 5। ठीक,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना। जोड़ेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं गुणा सही है कि नहीं। यहाँ पर देखो 11 सत्ते 77, फिर 13 प्लस 13, ठीक। फिर 11 सत्ते 13 सत्ते 91, 9 13 सत्ते 91, 9 100, ये तो सही है हमारे पास। अब ये देखते हैं, पहले हम किसका किसका गुणा किए, इसका। 4 दूनी के 8, पंजे 40, 7 छंग 42, यहाँ पर 3 हम लोग का है, ठीक। और 5 तो है ही। अब यहाँ पर हम देखो इसका इसमें गुणा किए तो कितना हुआ, एक जीरो पहले बढ़ा दिए, फिर इसका देखो 4 चौक के 16, 4 दूनिया के 8, सही है। अब देखो यहाँ पर 3 से फिर हम गुणा किए तो हमारे पास कितना आया, 8 त्रिक के 24, 6 चौके 6 त्रिक 18, 2 3 18 2 20, और बचा 2, 3 एक कम 3 2 5, ठीक। यहाँ पर ये सी, यहाँ दोनों चीजें सही हैं, ठीक। अब हम देखेंगे इसका गुणनखंड पहले करेंगे, यानी 1114 का इसका गुणनखंड एक साइड, इसका गुणनखंड एक साइड, 5045, ठीक। ऐसा ऐसा सवाल हम लोग को देखो करेंगे। अब देखो यहाँ पर 4 दिख गया, 4 दिख गया तो हम पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना, 2 पाँचे 10, फिर यहाँ पर जीरो लगाकर 7 से भाग करेंगे। ऐसे नहीं कि बीच में देखो 2 पाँचे 10, यहाँ पर जीरो नहीं बढ़ाए, 2 साते 14 डायरेक्ट कर दिए, यानी ऐसे नहीं करेंगे। अगर 21 है तो अगर हमको इसको किससे विभाजित करना है, अगर मान लो अगर हमको इसको, सॉरी, अगर हमको यही करना है, मान लो अगर हमको यही करना है 1014, ठीक। 1014 1014 को अगर हमको किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है, तो हम यहाँ पर 2 पाँचे 10 लिख कर यहाँ पर फिर 14 डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, 2 साते 14, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, यहाँ पर गलती हो जाएगी। गलती क्यों हो जाएगी, यहाँ पर देखो जीरो बढ़ाएंगे तब ये दूसरी संख्या उतरेगी, ठीक। जीरो बढ़ाकर हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये वाला बेसिक फॉर भाग आना चाहिए सभी लोगों को, ठीक। अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पर 7 आ गया तो हमारे पास ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखेंगे ये 3 से विभाजित होगा। हम आपको 3 से विभाजित बताए थे क्या, कि सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो उतना रहेगा 12, ठीक। 12 आ गया हमारे पास अंकों का योग। अब 12 जो है हमारा 3 से विभाजित होता है, 12 जो है हमारा 3 से विभाजित होता है, तो यहाँ पर हमारा 3 से विभाजित होगा तो ये भी हम लोग का 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित हो गया, यानी 3 एक कम 3, 2 3 6 का 18, फिर 2 लगा 3 9 27। अब देखते हैं, देखो ये हम लोग का 3 से विभाजित होगा, 6 एक 7, 7 9 कितना हो गया, 16, नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंतिम में 5 या फिर 0 होना चाहिए 5 से विभाजित होने के लिए। अब हमको देखेंगे क्या, 7, 7 से काटेंगे तो देखो 7 से कटेगा नहीं, हम अंतिम अंक का दोगुना करते हैं, ये फिर से समझ लो 7 से विभाजित होने के लिए, ठीक। 7 से विभाजित होने के लिए जो अंतिम संख्या होता है, यानी 7 से पहले हम विभाजित होने वाली संख्या ले लें, जैसे 7 से विभाजित होने वाली संख्या हम लोग के पास 63 है, ठीक। 63 हम लोग का 7 से विभाजित होने वाला है, ठीक। 63 भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर और एक संख्या ले लेते हैं, सॉरी मान लो और थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, जैसे कि 343, ठीक। अब देखो ये 3 7 से विभाजित होगा, कैसे देखो, यहाँ पर ये जो 3 है, ये जो 3 है, अगर हम 3 का दोगुना कर देंगे तो क्या होगा, हमको लास्ट वाले डिजिट का दोगुना करना है। डिविजिबिलिटी रूल हम बताए हैं, लास्ट वाली संख्या का दोगुना करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक। अब हमको 6 देखना है और इस संख्या को अब हमको भूल जाना है, ठीक। अब हमको इस संख्या को भूल जाना है, अभी तो इतना टाइम लग रहा है, अभी जब ये बता देंगे तो माइंड में ये सब चलेगा, माइंड में, ठीक। यहाँ पर 6 बच गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये 6 इस 34 में से घटा देंगे, यानी जो संख्या बचेगा उसमें से 6 घटा देंगे, इसमें से 6 घटाएंगे तो 28 बचेगा, जो कि हम लोग का 7 से विभाजित होता है, ठीक। यही डिविजिबिलिटी रूल कहता है 7 का, ठीक। यही हम लोग का 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, ठीक, विभाज्यता नियम। अब देखो ये हम लोग का किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, 9 दूना के 18, अगर हम इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, नहीं होगा। क्या किए, 169 था, इसका अगर हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर हम 18 का इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, माइनस में आए प्लस में आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको ये डिजिट देखना है। 2 हम लोग का 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये हम लोग का 169 जो है 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक।
अब 7 से नहीं होगा तो हम किससे करेंगे, 11 से करेंगे। 11 से करने के लिए क्या होता है, अगर हम इसमें से घटा दें तो ये हम लोग का, यानी कि 11 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, 11 से विभाजित देखो क्या होता है, 121 जो है हम लोग का 11 से विभाजित है। इसमें हम लोग लास्ट जो नंबर है, यानी लास्ट जो डिजिट है, हम इसमें से घटा देंगे, इन दोनों में से घटा देंगे। देखो लास्ट डिजिट अगर हम इन दोनों में से घटा दें, यानी लास्ट अंक हम इस दोनों मतलब कि जो बचा है उसमें से घटा दें, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट डिजिट हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हम लोग का 11 बच जाएगा, जो कि 11 से विभाजित होगा। यानी हम बोल देंगे 121 हम लोग का 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब देखते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो देखो, अब ये 11 से विभाजित होगा, यहाँ पर 9 घटाएंगे 16 में से, 169 है हम लोग के पास, 169 है हम लोग के पास। अब यहाँ पर हम 9 इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 7 बचा, जो कि 11 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर हम किससे अब देखेंगे, 13 से देखेंगे। अब 13 से हम इसको विभाजित करते हैं, ठीक, 13 कम 13, फिर बचा 3, फिर 13 तिया 39, हाँ ये 13 से विभाजित हो जाएगा, 13 कम 13, 13 तिया 39, फिर ये 13 से विभाजित होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब हम यहाँ पर 1014 बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, फिर ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम साथ में आंसर वहां पर बताएंगे। अब इसको काटते हैं, ये तो हम लोग का 2 से जाएगा ही नहीं। अब हम 3 से चेक करते हैं, ठीक, 3 से चेक करते हैं जाएगा कि नहीं। 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से चेक करने के लिए यहाँ पर सम ऑफ डिजिट करते हैं, अंकों का योग करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखो 5 5 10 4 14, यानी ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 0, फिर यहाँ पर बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट हम यहाँ पर नवा नहीं लिख देंगे, 5 9 45, ये हम लोग का गलत हो गया। अभी हम इसमें बताए थे क्या, कि यहाँ पर हम लोग जब दूसरा अंक उतारते हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, 5 9 45। ठीक, अब देखो ये किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, 7 1 कम 7 बचा 3, 7 चौक 28, ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा। अब बचता है किससे, 11, 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 9 दूना के 18, 11 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसका डबल करें, सॉरी इसका डबल अगर हम करें या फिर इसको अगर हम इसमें से घटा दें, 91 आ जाएगा, नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं, ये 13 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा, 13 से अगर 13 7 91 फिर 9, ये 13 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम इसको किससे काटें, 13 के बाद अगर हम इसको 17 से काटना चाहें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 से अगर भी काटना चाहें तो 17 से कटेगा, सभी लोग चेक करेंगे एक बार, 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, सभी लोग एक बार चेक कर कर बताएंगे, ठीक, 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हमको जहां तक उम्मीद है ये 17 से भी नहीं कटेगा। अब ये 17 से नहीं कटेगा तो हम लोग किससे चेक करेंगे इसको, अब 19 से चेक करेंगे, 19 से कटेगा, देखो सभी लोग चेक करें, सभी लोग, ये 19 से भी नहीं कटेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम जब नहीं कट रहा है तो हम इसको एक इसी से काट देंगे, ठीक, इसी से काट देंगे, हमारे पास एक आ गया। अब देखो यहाँ पर हम इसके बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 5000 जो 45 है, यहाँ पर 5 गुणे 1009, ठीक, ये लिख देंगे। अब देखो दोनों में देखो अभाज्य संख्या हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर गुणनखंड दोनों में 2 से अधिक आ रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि 100, यहाँ पर जो इस संख्या में, यानी यहाँ पर हम जो हम लोग के पास इनमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 में 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, ठीक, इसलिए इसलिए ये भाज्य संख्या होंगी, भाज्य संख्या जो है होंगी, ठीक, भाज्य संख्या होंगी। अब देखो, अब ये भाज्य संख्या होंगी, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, दूसरी संख्या हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ पर कहेंगे सभी लोग कि सर यहाँ पर 1 भूल गए हैं, अगर हम यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तब पर भी वही संख्या आएगा, में प्लस 5 में दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, ठीक, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी, ठीक।
ये क्या हो जाएगी हम लोग के पास भाज्य संख्या होंगी। ठीक, ये सवाल क्लियर है कि नहीं? सभी लोग बताएंगे ये सवाल क्लियर है कि नहीं। अगर ये आगे तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दो गुणनखंड मिल गया, यहाँ तक भी सही है। ये हम लोग पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिए, यहाँ पर सरल इसको कर दिए, फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व किए, दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड हम यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर ये हम लोग का क्या हो गया, दो से अधिक गुणनखंड। ठीक, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या आता है, एक लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, उसको हम लिखेंगे नहीं, बस पढ़ दे रहे हैं। ठीक, बहुत बड़ा सवाल है, लिखने में सारी टाइम चली जाएगी। ठीक, बस देखो पढ़कर सॉल्व करा दे रहे हैं। सभी के पास एनसीईआरटी का सवाल होगा, अगर नहीं होगा तो सभी लोग लिख लेंगे। हम पढ़ रहे हैं एक बार। कह रहा है क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक, ये अच्छा सवाल है। ठीक, ऐसा यानी क्या इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है ये कि एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है, एक वृत्ताकार ऐसे पथ है। ठीक, इसमें देखो यहाँ पर ये क्या है, अगर हम मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पर। ठीक, प्रारंभिक बिंदु है, सोनिया चलना स्टार्ट करता है। सोनिया यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, सोनिया को कितने मिनट लग रहा है, सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, सोनिया, सोनिया को यहाँ पर कितना मिनट लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। ठीक, 18 मिनट। और यहाँ पर जबकि रवि को कितना मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक, 12 मिनट। अब देखो यहाँ पर सोनिया को कितना समय लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। बात समझ में आई? यहाँ पर इसको 18 मिनट, इसको 12 मिनट। अब देखो यहाँ पर ये चलते चलते सोनिया ऐसे आ रहा है, ऐसे सोनिया आ रही है। ठीक, ऐसे सोनिया आ रही है, 18 मिनट बाद ये यहाँ पर आकर पुनः मिल जाएगा, और रवि जो है 12 मिनट पहले आकर मिल जाएगा। यानी हमको ये ज्ञात करना है कि ये दोनों कब मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर, ये दोनों हमको कब प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, अब हमको प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है तो हमको अभिष्ट एक गुणनखंड चाहिए। ठीक, यानी कि एक कॉमन ऐसा चाहिए कि जो कॉमन निकाल दे। ठीक, ऐसे यानी कि इसका हम एलसीएम कर देंगे तो आ जाएगा, एलसीएम करने पर। ठीक, एलसीएम करने पर, एलसीएम कर देंगे आ जाएगा। ठीक, एलसीएम कर देंगे तो दोनों कब मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर वो पता चल जाएगा। एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पर 18 का यहाँ पर कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 12 का कर देंगे, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 9 बार में, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 1 बार में। इजी एकदम सवाल है, एकदम इजी, एकदम इजी यही सवाल है। ठीक, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 18 बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर लिख देंगे 12 बराबर क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, यानी लॉसा ज्ञात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉसा बराबर क्या लिखेंगे। ऐसा सवाल हम कराएंगे, ऐसा सवाल 2-3 कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बता रहे हैं क्या होगा, एग्जाम्पल होगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल होगा। ठीक, एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल में PLE होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर लसा करेंगे, पहले में एग्जाम्पल का स्पेलिंग लगता है गलत था, उसमें PLE होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर लसा करेंगे तो क्या होएगा, यहाँ पर देखो लसा करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 एक बार लिख दिए, यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 एक बार लिख दिए, यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है तो हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 चौके 36, हमारे पास 36। अब हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद, ऐसा सवाल भी कराएंगे। ठीक, घबराइए मत, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, ये था एकदम सिंपल सवाल, एकदम सिंपल सवाल था। ठीक, अब ये प्रश्नावली हमारा, यानी प्रश्नावली हमारे पास 1.1 खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल कराएंगे एनसीईआरटी का, फिर इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एवं इसी अंदाज में। टेक केयर। यानी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू।